दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की अर्धवार्षिकी, जिसमें हम अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये वीडियो यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, लोअर पीसीएस, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल भर्ती के साथ साथ यूपी टेट आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की अर्धवार्षिकी। सबसे पहले आइए जानते हैं दोस्तों देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन के बारे में। देखिए दोस्तों, देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में हुआ है और तिथि है 6 जनवरी 2022। दोस्तों 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया है। और मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे पर संसाधित करेगी और इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग के लिए दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों में शहद ले जाने की आवश्यकता, परेशानी और लागत से बचाएगी। तो कुल मिलाकर मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 6 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया है। दोस्तों ये पहल जो है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग पहल जो है मीठी क्रांति के अनुसरण में की गई है और उच्च परिवहन और प्रसंस्करण लागत से बचने के लिए अधिकांश मधुमक्खी पालक अपने कच्चे शहद को एजेंटों को अपने खेतों में बहुत कम कीमत पर बेच देते हैं और इसी से बचने के लिए दोस्तों ये सुविधा किसानों को दी गई है। प्रसंस्करण वैन मधुमक्खी पालकों के शहद निकालने और प्रसंस्करण लागत को कम करेगा। शहद में मिलावट की गुंजाइश है क्योंकि प्रसंस्करण मधुमक्खी पालकों और किसानों के दरवाजे पर किया जाएगा और ये देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग यूनिट है जो 8 घंटे में 300 किलोग्राम तक शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसंस्करण वैन से क्या होगा कि मधुमक्खी पालकों को शहद निकालने और प्रसंस्करण लागत को कम करेगा और इसमें शहद में मिलावट की भी बहुत कम गुंजाइश रहेगी। और इस मोबाइल वैन की डिजाइन 15 लाख रुपए की लागत से खादी और ग्रामोद्योग मंत्रालय ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोखेड़ा में तैयार किया है। अब आइए दूसरे महत्वपूर्ण सूचना या समाचार के बारे में। उत्तर प्रदेश का बखिरा वन्यजीव अभयारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित किया गया है। दोस्तों देखिए 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखिरा वन्यजीव अभयारण्य और गुजरात के खिजाड़िया वन्यजीव अभयारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। दोस्तों इन दोनों स्थलों के रामसर साइट में शामिल होने के बाद देश में संरक्षित आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड की कुल संख्या अब 49 यानी 49 हो गई है, जो 10.39 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैले हैं और उत्तर प्रदेश में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या 10 हो गई है। दोस्तों बखिरा पक्षी विहार या बखिरा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जनपद में स्थित बखिरा वन्यजीव अभयारण्य बड़ी संख्या में मध्य एशियाई पक्षियों की प्रजातियों के लिए सर्दियों में सुरक्षित और अनुकूल आवास या आश्रय स्थल प्रदान करता है और बखिरा वन्यजीव अभयारण्य को 1980 में स्थापित किया गया था। ये भारत का 49वां रामसर स्थल है। तो याद रखिएगा दोस्तों, बखिरा पक्षी अभयारण्य ये आपका उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी और ये भारत का 49वां रामसर स्थल है।
हैदरपुर आर्द्रभूमि साइट के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है और हैदरपुर रामसर साइट का दर्जा पाने वाला 47वां स्थल था। हैदरपुर क्या है? तो दोस्तों, हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ था। गंगा और सोलानी नदी के बीच 6000 हेक्टेयर में फैला यह वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बना हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये आर्द्रभूमि पौधों की 30 से अधिक प्रजातियों और पक्षियों की 300 प्रजातियों को आवास प्रदान करता है। और रामसर सूची, दोस्तों रामसर सूची का उद्देश्य ऐसी आर्द्रभूमि का अस्तित्व बनाए रखना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए रामसर कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिस पर 1971 यानी 1971 में हस्ताक्षर किए गए थे और ये संधि 1975 में लागू हुई थी और ये स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यों और सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। दोस्तों, बखिरा जो कि उत्तर प्रदेश संत कबीर नगर में और खिजाड़िया गुजरात अभयारण्यों के रामसर स्थल में शामिल होते ही देश में जो संरक्षित आर्द्रभूमियों हैं उनकी कुल संख्या 49 हो गई है और अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या दक्षिण एशिया के देशों में सबसे अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की जो संख्या है वो अब 10 हो गई है। ये 10 स्थान कौन से हैं इनको जान लेते हैं। देखिए, पहला है ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव, दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, सरसई नावर झील इटावा, सुर सरोवर झील या कीथम झील आगरा, इसके अलावा हैदरपुर वेटलैंड और बखिरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर। तो ये दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट हैं जो कि रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल हैं और इस अवसर पर भारत की आर्द्रभूमि भौतिक रूप से वहां पर अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा तैयार किया गया राष्ट्रीय आर्द्रभूमि 10 की परिवर्तन एटलस भी जारी किया गया जो पिछले एक दशक में आर्द्रभूमि में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य रहे इस न्यूज से कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का बखिरा वन्यजीव अभयारण्य ये रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ है और आर्द्रभूमि का रामसर साइट घोषित हुआ है और ये अब भारत का 49वां रामसर साइट हो गया है। भारत में कुल आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन में शामिल स्थलों की संख्या 49 हो गई है और उत्तर प्रदेश में दोस्तों 10 रामसर साइट स्थित हैं और इन 10 के बारे में आपने जान लिया। अगले न्यूज पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया है। तो कब किया गया है दोस्तों? तिथि है 23 दिसंबर 2021 को। 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और एसपी सिंह बघेल तथा NIXI के CEO अनिल कुमार जैन ने संयुक्त रूप से कहां पर आगरा से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया है और नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में शुरू किए गए हैं। तो एक बार फिर से जो दोस्तों 7 नए इंटरनेट नोड्स शुरू किए गए हैं वो कहाँ पे, याद रखिएगा, जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में। और इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की संख्या कुल 8 हो गई है। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज आप जान लीजिए गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। भारत में NIXI के नए इंटरनेट एक्सचेंजों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में मदद मिलेगी। और दोस्तों नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि वर्ष 2003 से कार्यरत है।
आगे आइए देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है दोस्तों उत्तर प्रदेश के लिए। आप जान लीजिए कि भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किए जाने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके अब तक अनेक परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, इसका उत्पादन लखनऊ में किया जाएगा। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 को किया था। और मिसाइल उत्पादन इकाई के साथ ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र का शिलान्यास भी यहाँ पर किया गया। और ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र के लिए दोस्तों 200 एकड़ भूमि प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ के हरौनी में उपलब्ध कराई गई है, जहां अगले 2-3 वर्ष में ब्रह्मोस निर्माण इकाई बनकर तैयार हो जाएगी। और इस इकाई में 80 से 100 ब्रह्मोस मिसाइलें प्रतिवर्ष तैयार हो सकेंगी। पहले चरण में नौसेना के लिए ब्रह्मोस न्यू जनरेशन यानी एनजी मिसाइलों का उत्पादन यहाँ किया जाएगा। और इस इकाई से प्रतिवर्ष 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल के नए विनिर्माण केंद्र का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण न्यूज है यूपी स्पेशल से, देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। तो दोस्तों देश में अब तक के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16 नवंबर 2021 को कहां पर, सुल्तानपुर जनपद में किया गया है। और 22,400 करोड़ की लागत से बने देश के इस सबसे लंबे एक्सप्रेसवे द्वारा कौन कौन से जो जिले हैं जुड़ेंगे, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, अब लखनऊ और गाजीपुर से जुड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है। और इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए श्री मोदी ने वायुसेना के सुपर हरकुलिस विमान से ही इस एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग की है। वायुसेना के सुखोई 30, मिराज 2000 जैसे विमानों ने भी एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन इस अवसर पर किया है। और दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का ऐसा तीसरा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग और टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों ने किया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम पर नहीं रहेगा। तो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे जो है ये जब बन जाएगा तो ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे नहीं रह जाएगा, लेकिन अभी इसके पास ये रिकॉर्ड है। 1350 किलोमीटर लंबाई वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा होने की संभावना है। इसके बाद मेरठ और प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी 2024 तक पूरा होना है। तो कुल मिलाकर ये अभी देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, लेकिन दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूर्ण होने के बाद ये लंबा एक्सप्रेसवे सबसे ज़्यादा नहीं रहेगा। अब आइए अगले न्यूज़ पर दोस्तों, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन हो गया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन, मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, फैजाबाद स्टेशन का अयोध्या, मध्य प्रदेश में हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति स्टेशन करने के बाद अब उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया है। 1889 में स्थापित इस स्टेशन का नाम बदलने के प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश सरकार के नाम परिवर्तन की अधिसूचना 29 दिसंबर 2021 को जारी की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम माँ बाराही देवी धाम किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर स्थित दादूपुर स्टेशन का नाम माँ बाराही देवी धाम किया गया है।
और इस नए नामकरण की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2020 में की थी और विभिन्न औपचारिकताएं पूरी होने के बाद दादूपुर का नाम 25 नवंबर 2021 से अब ये बदलकर मां बाराही देवी धाम कर दिया गया है। अब आइए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण न्यूज है, उत्तर प्रदेश के रटौल आम की जीआई टैग। दोस्तों 13 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित किए जाने वाले रटौल आम को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री चेन्नई द्वारा भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है और इस आम का नामकरण रटौल गांव पे नाम पर किया गया है जहां पर इसकी उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों ये आम अपनी विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है और इस आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में भी दावा किया जाता है। रटौल आम को अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में 5.5 से 7.5 पीएच मान के साथ रेतीली और दोमट मिट्टी में उगाया जाता है और ये आम बागपत जिले की खेकड़ा तहसील की रतौल, शेखपुरी, विनयपुर, मुबारकपुर, तिगरी और लहछोड़ा के लगभग 85 हेक्टेयर भूमि में उगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के रटौल आम को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जो कि करेंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में मेरठ के किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो ये है मेरठ के सरधना कस्बे में सलवा और कैली गांव में दोस्तों मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। हाल में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस दिशा में उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो जल संरक्षण में उल्लेखनीय प्रयास के लिए दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम क्या रखने की घोषणा की गई है? तो ये है महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है हाल में किस आयोग ने उत्तर प्रदेश के एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने दोस्तों गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के गांव सिरोरा सलेमपुर में मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा पर स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव के रूप में घोषित किया है? तो ये है नेपाल की सीमा पर स्थित है ये गांव। अगला प्रश्न है दोस्तों 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में 6 लेन के 340.8 किलोमीटर भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है 12 से 21 नवंबर 2021 के बीच दोस्तों देखिए उत्तर प्रदेश में कहां पर हुनर हाट के 32वें संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये लखनऊ में। और अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो ये आजमगढ़ में दोस्तों। और अगले प्रश्न पर आते हैं 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई है? तो इसका स्थान 6वां है। और अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है कंगना रनौत जिन्हें एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो ये थे न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। और अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से प्रधानमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 2329 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित किन 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है? तो ये हैं सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर और जौनपुर मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से PM मोदी द्वारा किया गया है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान से नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ये ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश से दोस्तों नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित कर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो इसका नाम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन रखा जाएगा, फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर भारत का पहला शहर है? तो ये है वाराणसी। और दोस्तों 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों कुशीनगर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल में किस कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो ये हैं हे हवांग ओके मेमोरियल पार्क। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा सितंबर 2021 में की है? तो ये दोस्तों गौतम बुद्ध नगर में। और अगला प्रश्न है, हाल में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा है? तो ये है गाजियाबाद। दोस्तों गाजियाबाद जो शहर है प्रदूषित शहरों की सूची में दुनिया के 50 प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है बल्कि खराब बात है, क्योंकि जो प्रदूषित शहर हैं उसमें दूसरे नंबर पर गाजियाबाद का होना बहुत ही कष्टकारक है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों नोएडा में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में स्थित रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये है हरिगढ़। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये यूनिवर्सिटी दोस्तों मेरठ में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा गया है? तो मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय रखा गया है सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को लखनऊ के किस स्थान पर शपथ ग्रहण की है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल के लिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन इकाना स्टेडियम लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न है, 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की? तो 18 महिलाओं ने। और अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक दी गई है? तो ये रैंक है तीसरी। 37.79% जनता यहाँ पर निर्धन है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार। अगला प्रश्न, और यूपी स्पेशल करेंट अफेयर्स का ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है इसका लास्ट क्वेश्चन है कि हाल में उत्तर प्रदेश के कुल कितने नए इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स का उद्घाटन हुआ है? तो ये 7 इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स हैं जिनका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों इसका उद्घाटन आप जानते हैं आगरा से किया गया है। और ये नए इंटरनेट एक्सचेंज नोट्स कहाँ पर? आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ में शुरू किए गए हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। घटनासार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश जीके के अंतर्गत अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के महत्वपूर्ण घटनाओं का करंट अफेयर्स जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए भी बहुत ही उपयोगी है।
आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।